ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भारत की बात है और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आज बड़ी खबर क्या होने वाली है, सबसे पहले चलिए बड़ी खबर की तरफ आपको सीधे लिए चलते हैं। आखिरकार पकड़ा गया सैफ का हमलावर। 60 घंटे लगे और उसके बाद सब कुछ बदल सा गया। पकड़ा गया सैफ का हमलावर। सैफ का परिवार पूरे सदमे में है कि सैफ पर हमला हो गया और करीना से सवाल जवाब शुरू हो गया। दोबारा पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। ये तस्वीरें पहले की है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये जो जोड़ा है अभी सबकी जुबान पर है कि सैफ की स्थिति में कब तक सुधार होगा। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हिरासत में सैफ का हमलावर, ये सैफ का हमलावर जिसे पकड़ा गया है और अब इससे पूछताछ शुरू होगी। और मुंबई की जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है इस तक अपनी पहुंच बनाने में। तो ये दुर्ग से पुलिस ने इसे पकड़ा और इसने खूब चकमा दिया पुलिस को। तो पूछताछ जारी है, लेकिन साफ साफ देखिए उस तस्वीर को जिसने सैफ पर हमला किया था। उसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। नाम है आकाश कनौजिया और इसने हुलिया बदला, बहुत चकमा दिया पुलिस को। लेकिन इसके पीठ वाली, जिसे वो हमेशा पीठ पर लाद कर चलता था, उस बैग ने इसे पकड़वा दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज कई पॉइंट से मिले हैं जहां पर आपको दादर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आरोपी का एक और सीसीटीवी फुटेज मिलता है। मोबाइल की शॉप पर वो जाता है और वहां पर जाकर वो एक हेडफोन खरीदता है, यानी कि ईयरफोन खरीदता है। और लीलावती अस्पताल, जहां पर सैफ अभी डॉक्टरों की निगरानी में है और 3 दिन तक और डॉक्टर उन्हें रखेंगे। लेकिन जो परिवार के लोग हैं मिलने जा रहे हैं। कुणाल खेमू को आप देख पा रहे हैं, सुहाली खान उनसे मिलने के लिए पहुंची हैं और इसके बाद लगातार शर्मिला टैगोर को आप देख पा रहे हैं। तो परिवार का हर सदस्य रोजाना ही उनसे मिलने के लिए पहुंच रहा है, उनका हालचाल लेने पहुंच रहा है। लीलावती की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो एक तरफ परिवार लीलावती अस्पताल की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ सैफ अली खान के घर पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है लगातार मुस्तैद। हमने आपको कहा था कि दया नायक वहां पर मौजूद है और हर उस एंगल की जांच की जा रही है। तो यह तस्वीर है सैफ के घर पर मौजूद क्राइम ब्रांच की टीम जो वहां पर अभी भी डटी हुई है। और उसका जो संदेही है वो आज दुर्ग में पकड़ा गया है और मुंबई पुलिस को उसको सुपुर्द किया जाएगा। हमले के 60 घंटे बाद सैफ का हमलावर पुलिस के जाल में फंस गया। बहरूपिया चाकूबाज ने मुंबई पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। कई सीसीटीवी में कैद हुआ, लेकिन पुलिस का हाथ उसका सुराग नहीं लगा पा रहा था। कुछ घंटे मुंबई में रहने के बाद आरोपी कोलकाता जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। महाराष्ट्र की सीमा पार कर वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुका था। छत्तीसगढ़ आरपीएफ पुलिस ने चलती ट्रेन से सैफ के हमलावर को दबोच लिया। कोई टिकट उकट नहीं मिला था और वो मुंबई से आ रहा था। तो उसका फोटो और उसका हम लोग वीडियो कॉल करके उनसे कंफर्म करवाए हैं। तो मुंबई पुलिस वाले बोले हाँ यही है सस्पेक्ट में, तो उसको फिर हम लोग डिटेन करके रखे। मुंबई पुलिस की टीम अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंच रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर अब मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। इसके बाद सैफ का हमलावर हर राज खोलेगा। चोरी या हत्या के इरादे से वो आधी रात सैफ के घर पहुंचा था।
तो आखिरकार 60 घंटे लग गए और 60 घंटे बाद आखिरकार वो पकड़ा गया, लेकिन एक बड़ी चुनौती से माना जा रहा है। इसमें कौन कौन से एंगल यह परखने की कोशिश करते हैं। सैफ पर हमले के 60 घंटे बाद एक बड़ी कामयाबी मिलती है और क्या होता है इसके बाद ये हम आपको बता रहे हैं। जो टाइमलाइन है वो ये कहती है कि 60 घंटे की कड़ी मशक्कत चली, उसके बाद एक बड़ी कामयाबी मिलती है। टोटल 35 टीमें जुटी हुई थी आरोपी को पकड़ने में। पुलिस ने एक संदिग्ध को दुर्ग से हिरासत में लिया है। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से उसे पकड़ा गया, उसकी सूचना मिल गई थी। दोपहर के 1:30 बजे मुंबई से यह ट्रेन दुर्ग पहुंची। मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी जानकारी दी और उसका फोटो, टावर लोकेशन दोनों ही साझा किया गया था। सैफ पर हमला करने वाला शख्स, जिसका नाम आकाश कनौजिया बताया जा रहा है, उम्र है 31 साल मात्र। आकाश कनौजिया मुंबई का रहने वाला है और हमले के बाद वो ट्रेन से भाग निकला था। मुंबई पुलिस ने उसकी एक का फोटो आरपीएफ को शेयर की कि देखिए ऐसा कोई व्यक्ति है, और ट्रेन उस वक्त गोंदिया राजनांदगांव के बीच में ही थी और ट्रेन चलती जा रही थी। दुर्ग पोस्ट कमांडर ने तुरंत राजनांदगांव पोस्ट को इसकी जानकारी दी, लेकिन राजनांदगांव स्टेशन पर संदिग्ध का कोई पता नहीं चला। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दुर्ग स्टेशन पर दोनों टीमों का गठन किया गया कि 2 टीमें तुरंत निकलिए और दुर्ग स्टेशन पर यह ट्रेन 5 मिनट तक रुकती है और इसी 5 मिनट में से पकड़ा जाएगा। और जनरल बोगी में यह आरोपी बैठा हुआ था और वहीं से आरपीएफ ने इसे दबोच लिया। तो ऐसे पकड़ा गया। 60 घंटों के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली। जनरल कोच की जांच की गई और उससे संदिग्ध को ढूंढ निकाला गया। मुंबई पुलिस ने वीडियो कॉल के जरिए संपर्क भी किया। मुंबई पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की पुष्टि कर दी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मुंबई पुलिस की टीम भी दुर्ग पहुंच रही है और सैफ के हमलावर से अब मुंबई पुलिस जो है पूछताछ करने वाली है। इसके बाद हमले की जो वजह है साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि वो पकड़ा गया है। लेकिन विष्णुदेव साय और इस पूरे मामले में आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर जो है वो क्या कहते हैं, देखिए। फोटो आया था और टावर लोकेशन आया था कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सैफ अली खान का जो सस्पेक्ट एक है वो ट्रैवल कर रहा है। तो उसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पे टीम बनाए थे। जनरल कोच को हम लोग चेक किए, ये जो सस्पेक्ट का फोटो था और मोबाइल नंबर था उसके हिसाब से वो मिला। वहां पे उससे पूछताछ करने पर वो बताया कि मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ और बिलासपुर तक जा रहा हूँ। तब फोटो को हम लोग व्हाट्सएप कॉल करके मुंबई पुलिस से कंफर्म करवाए। मुंबई पुलिस वहां से कंफर्म किया कि हाँ यही है सस्पेक्ट जो था। तो उसके बेसिस में उनको ले आके पोस्ट में हम लोग यहाँ डिटेन किए हैं। इसका खबर मुंबई पुलिस को दे दिए हैं और आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस के द्वारा की जाएगी। पिछले दिनों एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ था, चाकू से हमला किया गया था और उसका जो संदेही है उसको आज दुर्ग में पकड़ा गया है आरपीएफ के द्वारा और मुंबई पुलिस को उसको वो आ रही है, उनको सुपुर्द किया जाएगा। मुझे जानकारी मिली है। पुष्टि तो हो गई कि वो पकड़ा गया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मकसद क्या था और इस मकसद को जानना बेहद जरूरी है कि इसके पीछे कारण क्या रहे। तो सैफ पर हमले की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। इस बीच सैफ के स्टाफ और करीना के बयान दर्ज किए गए हैं। मुंबई पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आरोपी पर चोरी के साथ डकैती की कोशिश का भी आरोप है। जानलेवा हथियार के साथ डकैती की कोशिश की गई। एफआईआर जो लिखी गई है उसमें घर में सेंध लगाकर हमला करने की बात है। इसके साथ मौत या फिर गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश का भी आरोप है। सैफ पर हमला करने वाला बेहद गुस्से में था। उसने सैफ पर एक नहीं 6 वार किए। हमलावर का चाकू सैफ की रीढ़ में फंस गया था। अगर चोरी का इरादा था तो सैफ पर इतने हमले क्यों, यह सवाल है। हमलावर ने कोई कीमती सामान घर से नहीं उठाया। सैफ पर हमले की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है और अब तक के बयानों से चोरी का मकसद साफ नहीं हो पा रहा है, यानी कि अभी कोशिश है। केयरटेकर के बयान के मुताबिक आरोपी जो है पहले से घर में था। अगर उसे चोरी ही करनी थी तो किसका इंतजार कर रहा था। हालांकि मुंबई पुलिस इसे चोरी से जुड़ा केस ही मान रही है। आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही इस गुत्थी को सुलझा पाएगी पुलिस। तो यह बात और सबसे बड़ी बात कि इस पे जुशान सिद्दीकी और अजीत पवार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज उठा भी रहे हैं। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ जरूर
करना चाहिए और मुझे यकीन है कि जो हमारी सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब है इस पे कठोर से कठोर कदम उठाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए पूरे भारत में। खुली का आरोप के लिए मला माहिती नहीं। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। एसआईटी अब हम यह भी देख रहे हैं कि आरोपी चोरी के इरादे से गया था या कुछ और था। यह भी देख रहे हैं कि आरोपी कहीं फरार हो गया है या नहीं। सरकार में रहते हुए हमारी कोशिश है कि चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या मैं, राज्य के हर हिस्से में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनी रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की जाएगी। चौकशी होणार आहे। त्यांनी पण त्या सगळ्या लेकिन पूरी दुनिया जानना चाहती है करीना की जुबानी इस पूरे हमले की कहानी करीना की जुबानी जरा समझिए। सैफ के घर पर हमले पर करीना ने बयान दर्ज कराया। करीना ने खौफनाक रात की पूरी कहानी बताई। 16 जनवरी की रात तकरीबन 2:10 पर एक आवाज आती है। करीना जो बता रही हैं, जे के कमरे की तरफ से यह आवाज आ रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने देखा एक आदमी की सैफ से झड़प हुई। हमलावर काफी गुस्से में था। जहांगीर के कमरे में ही हमलावर था। हमलावर ने सैफ पर कई बार वार किए। हमला हुआ तो बच्चों को 12वीं मंजिल पर भेज दिया। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। करीना ने यह बयान दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सैफ की वजह से हमलावर जे तक नहीं पहुंच सका। सैफ ने उससे बच्चे और स्टाफ को बचाया। हमलावर ने घर से कुछ नहीं चुराया। ज्वेलरी सामने ही पड़ी हुई थी, उसे हाथ नहीं लगाया हमलावर ने। लेकिन चोर ने उससे बिल्कुल छुआ तक नहीं। मैं हमले से बहुत ज्यादा घबरा गई थी, करीना ने यह कहा। उन्होंने कहा कि सैफ ने पहले करीना और जे को करिश्मा के घर भेजा। इसके बाद सैफ अपने 6 साल के बेटे तैमूर के साथ ऑटो लेकर लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए। सैफ के हॉस्पिटल पहुंचने पर करीना भी अस्पताल पहुंची और इसके बाद डॉक्टरों ने इसकी शुरुआत की कि कैसे इलाज होना है। तो बात इस बात को लेकर है कि आखिर इस पर अभी जो सियासत है वो अपनी तरीके से देख रही है। नाना पटोले को जरा सुनिए, क्योंकि लगातार सरकार पर हमले हो रहे हैं, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए। जो डर होना चाहिए वो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है और इसका पूरा दायित्व ये सरकार के ऊपर जाता है, बीजेपी के ऊपर जाता है। सैफ अली के मामले में आपने देखा होगा कि हमारे मुंबई का जो एरिया है जिसमें जो सैफ अली रहते हैं वो एक सुरक्षित एरिया है, वीवीआईपी एरिया है। वहां पे पुलिस की गश्त भी होती है। अब पुलिस की गश्त होने के बाद भी रात के 2 बजे एक आरोपी वहां जाके उनको 6 वार उनके चाकू से उनके ऊपर करता है और वो अभी तक मिल नहीं रहा। वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए मुंबई पुलिस सक्रियता से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामले के पीछे कौन व्यक्ति है। मुंबई पुलिस बहुत सक्रिय है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उस दिन हुआ क्या था? वो जो चोर जब आया तो उसने किया क्या? वो खाली पैर आया था, लेकिन गया तो कैसे गया ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये जब घटना हो गई उसके बाद ये पहुंचता है एक मोबाइल की दुकान में, वहां से ईयरफोन खरीद रहा है। आप समझिए कि ईयरफोन खरीदने का मकसद क्या था। ईयरफोन खरीदकर जो समाचार, जो न्यूज चल रहे थे उस पर बारीकी से ये नजर रख रहा था, न्यूज देख रहा था कि कहां क्या एक्शन चल रहा है। तो मोबाइल शॉप जाकर इसने सबसे पहले ईयरफोन खरीदा। उसके बाद हम अंदर की तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहुंचता है और उसके बाद ये जूते चोरी करता है। वहां पर जो जूते की सेल्फ लगी हुई थी वहां से ये जूते चोरी करता है और जूते निकालने की कोशिश करता है। इसमें से 2 से 3 जोड़ी जूते ये निकालता भी है। तो कुछ और तस्वीरें आई हैं। बस जूते तक बात नहीं है, 1-2 नहीं, कई जोड़े जूते इसने रख लिए। उसके बाद देखिए यहां पर अभी भी उसने बैग टांग रखा है और ये तस्वीरें, और बहुत ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। उसे पता था कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, बावजूद इसके ये बिल्कुल अपनी उस लक्ष्य की तरफ जा रहा था। और ये देखिए बराबर इसकी चहलकदमी यहां पर दिख रही है। और इसके बाद 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आप देखिए, एक एक कर सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ। जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा है उसके पैर में जूते नहीं है, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2 जब वो जूते पहनकर नीचे उतरता है। तस्वीर नंबर 3 जब उस रास्ते पर गुजरता है और तस्वीर नंबर 4। तो ये तस्वीरें
यह तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से हमले की जो पूरी कहानी है वो रची गई और कैसे इसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो आखिर इसके पीछे तस्वीरों के बाद आखिर हुआ क्या, यह भी हम आपको बताते हैं। आरोपी को पकड़ने पुलिस की 35 टीमें जुटी थी। कैसे कैसे यह बहरूपिया चकमा दे रहा था, लेकिन बहरूपिया लगातार पुलिस को चकमा दिए जा रहा था। हमला करने के बाद मुंबई में यह मौजूद था, बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास घूम रहा था। सुबह 9 बजे तक बांद्रा में ही यह मौजूद था, जिसकी फुटेज आपने देखी। चारों फुटेज में संदिग्ध उसी बैग के साथ दिखाई देता है जो उसके कंधे पर लदी है। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने हुलिया बदला। पुलिस से बचने के लिए संदिग्ध ने कपड़े बदल लिए। आखिरी बार मोबाइल शॉप पर दिखा गए और सैफ के हमलावर ने दुकान से हेडफोन खरीदा और हेडफोन लगाकर खबरें देखता रहा, क्या चल रहा है, पुलिस के हर कदम की जानकारी जुटाता रहा कि क्या एक्शन हो रहे हैं। तो उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आम जनता, जो आम लोग हैं, सैफ के सामने जो दुकानें थी वहां पर क्या जा रहा था और किस तरीके से एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, यह भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आम लोगों की राय क्या है, आसपास रहने वाले वो क्या कहते हैं। सैफ अली खान के घर के बाहर जो सब्जी वाला है उसका भी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने जानकारी लिया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी क्राइम ब्रांच की टीम। क्या पूछ रहे थे पुलिस वाले आपसे? अरे कोई वही पूछ रहे थे कि कितने धंधा लगाते, बस यही पूछे। मामला हो गया 6-7 साल हो गए। अच्छा, और किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? वो आदमी जो आया ना वो कैमरे में, अच्छा, उसी को पूछ रहे। मामला मैंने कभी देखा ही नहीं, अच्छा, नहीं जानता। तो उस आरोपी का फोटो दिखा रहे थे क्या आपको? हाँ, मुझे नहीं मालूम ना उसके विषय में, नहीं जा रहा हूँ। क्या क्या जानकारी लिए हैं आपसे? बस कुछ नहीं, यही पूछे कितना धंधा लगाते हुआ, नाम पता पूछ रहे थे, मैंने बता दिया अपना नाम। अच्छा, क्या बोले पुलिस वाले? वो कुछ बोले नहीं, चले गए। तो सभी जानना चाह रहे थे कि घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं, लेकिन सैफ अली खान घायल होते हुए भी कैसे पहुंचे अस्पताल। तो ये तस्वीर है, ये उस ऑटो का ड्राइवर है जो सैफ अली खान को लेकर पहुंचा था, लेकिन पूछताछ के लिए इसे बांद्रा पुलिस ने बुलाया कि क्या हुआ था उस रात को, कैसे तुम ऑटो लेकर पहुंचे, कैसे सैफ अली खान को पहुंचाया तुमने, क्या बात हुई और क्या परिवार के लोगों ने अब तक तुमसे कोई बातचीत की, ये सारी बातें इस ड्राइवर ने बताई हैं। तो ये ड्राइवर इस पूरी कहानी का जो कड़ी कह सकते हैं आप, मेन कड़ी है जिससे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। अब हम आपको अब बताते हैं कि आखिर इस ड्राइवर ने क्या कहा है। जो मीटर देने के लायक वो भी नहीं थे, बट जिससे भी जब उनके साथ में एक यंग आदमी थे तो उन्होंने ऐसा हाथ दिखाया। मैंने चला ठीक है, जो भी उनको कृपा करके ठीक कराओ। सैफ अली खान के परिवार की तरफ से या करीना की तरफ से कोई संपर्क या किसी ने आपसे कांटेक्ट कुछ किया है? जी नहीं, अभी मेरे से उनसे कोई कॉल या कोई मुलाकात या वार्तालाप कोई कुछ भी नहीं हुआ। आज आप पुलिस स्टेशन गए, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ पूछा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, पूछताछ के लिए बुलाया था, बट ऐसा कुछ सवाल जवाब नहीं हुआ। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, कुंभ की तरफ चलते हैं, महाकुंभ की तरफ चलते हैं, जहां अलौकिक, अदृश्य और अद्वितीय रंग देखने को मिल रहा है। तो IIT वाले बाबा का रहस्य, कई रहस्य का रहस्योद्घाटन हो रहा है, लेकिन IIT वाले बाबा उनकी अलग ही तस्वीर हो रही है। लेकिन उससे पहले कुंभ की तस्वीरें, राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और उन्होंने महाकुंभ में अपनी उपस्थिति नहीं, और साथ में आप सुधांशु त्रिवेदी को देख पा रहे हैं जिन्होंने डुबकी लगाई है। तो डुबकी नहीं लगाई बल्कि गंगा की आरती की, महाआरती में शामिल हुए राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी। मां गंगा की भव्य आरती इन्होंने की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और महाकुंभ में महादिव्य समागम, और यहां पर अपार भीड़, नागा साधु ही नहीं बल्कि हर आम खास यहीं पर पहुंचा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। छठा दिन और लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। इंतजार है कि जब मौनी अमावस्या होगी उस दिन क्या होगा। इसके बाद आस्था का सैलाब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन
ये तस्वीर सबसे खास है। खास इसलिए ये दोनों तस्वीर में जो लोग हैं वो एक ही है। ये है आईआईटी बाबा। जब आईआईटी की पढ़ाई करते थे तो कुछ ऐसे थे, गायब हो गए थे लेकिन फिर से आ गए। वो रंग क्या था वो हम आपको दिखाते हैं। अगला रंग ये है, जब दिन भर गायब रहे तो इनकी खोजबीन होने लगी, लेकिन जब आईआईटी वाले बाबा आए तो कुछ ऐसा दर्शन मिला। आस्था के सबसे बड़े महापर्व में भक्ति और शक्ति के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। महाकुंभ में कभी किसी साध्वी के रोने और महाकुंभ छोड़ने की खबरें आती हैं, तो कभी आईआईटी वाले बाबा के महाकुंभ से गायब हो जाने की खबर से हड़कंप मच गया। आईआईटी से पढ़े जो बाबा युवाओं को विज्ञान और अध्यात्म का संदेश दे रहे थे और अपने अंदाज और बयान को लेकर सुर्खियों में थे, आखिर वो आईआईटी वाले बाबा कहां गायब हो गए थे? लोगों से परेशान हुए हैं, मतलब कुछ तो इंतजाम करो ना कि लोग परेशान ना करें। बेटे के महाकुंभ में होने और सन्यासी बनने की खबर मिली तो माता पिता भी कुंभ पहुंच गए। सोचा था कि बेटे को समझाएंगे और घर वापस लेके आएंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें दूसरे ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। तो उसने तो फैसला ले लिया तो ले लिया। आईआईटी वाले बाबा माता पिता को तो नहीं मिले, लेकिन महाकुंभ में वापस आ गए और साफ कह दिया ना वो महाकुंभ छोड़ेंगे और ना अध्यात्म का रास्ता। तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था? तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना। तो एक से एक तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन अभय सिंह को जाना जरूरी है, जिन्हें आप आईआईटी बाबा कहते हैं। आईआईटी मुंबई से पढ़े हैं अभय सिंह और महाकुंभ में भरपूर चर्चा हो रही है, सुर्खियों में है। अपने बयान से, अपने अंदाज से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो वायरल हो रहे हैं। शुक्रवार को महाकुंभ में उनसे मिलने उनके माता पिता भी पहुंच गए, लेकिन आईआईटी बाबा जुना अखाड़े के अपने आश्रम से गायब हो गए। अब उनकी चर्चा होने लगी, कहां चले गए, महाकुंभ क्या छोड़ दिया उन्होंने? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दावा यह हुआ था कि नशे की वजह से आश्रम से उन्हें निकाल दिया गया ये, और शाम होते होते आईआईटी बाबा महाकुंभ में अखाड़े में वापस आ गए। कहा मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई, मैं कहीं नहीं गया था। मैं मशहूर हुआ तो अखाड़े के कुछ लोगों ने गलत खबर फैला दी। मेरी मानसिक हालत पर कोई कैसे कुछ कह सकता है, ये आईआईटी वाले बाबा ने कहा। हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह ने स्पेस इंजीनियरिंग की है, कनाडा में नौकरी करते थे। 3 लाख रुपए प्रति महीने सैलरी थी। नौकरी भले कनाडा में थी, लेकिन भारत आना जाना होता था। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कनाडा में वो फंस गए। वतन वापसी यानी कि भारत लौटे तो ध्यान और अध्यात्म की तरफ अपना रुख कर लिया। माता पिता ने करियर और शादी पर की जब बात की तो काफी नाराज हो गए, और महाकुंभ में कई इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं जिस पर अपने माता पिता पर विवादित बयान दिया। कहा कि बचपन से भागना चाहता था, इसलिए आईआईटी पढ़ने गया। माता पिता कोई भगवान नहीं है, उन्हें भी भगवान ने बनाया है। आईआईटी वाले बाबा को मॉडर्न साधु सन्यासी कहा जा रहा है। एक इंटरव्यू में आईआईटी बाबा ने अपने प्रेम की कहानी बताई और कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 4 साल हम रिलेशन में भी रहे, लेकिन हमारा कभी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा। मां बाप के झगड़ों को देखकर शादी करना नहीं चाहता था। तो जो बाबा ने कहा वो बाबा ने पूरी तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि डायरी लेकर चलते हैं। जब डायरी खोलते हैं तो शून्य और पॉइंट का रहस्य बताते हैं और कहते हैं कि आप इस पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाएंगे, वहां भी एक शून्य मिलेगा और वहां भी एक पॉइंट मिलेगा। खास बातचीत के कुछ अंश जरा देखिए। कुंभ मेला क्षेत्र में हमारे साथ आईआईटी बाबा फिर से एक बार जुड़ गए हैं। बाबा जी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? मैं तो बाबा जी आप लोग दिखाओ। आपकी बहुत खबर चल रही है, आप परेशान तो नहीं हुए? परेशान तो कर ही रहे आप लोग, परेशान करके कुछ तो परेशान हुए क्या? परेशान नहीं करते, हम लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो परेशान कौन कर रहा है? हम चाहते हैं कि देश दुनिया में ये चीजें जाएं, आध्यात्मिक शक्ति। हाँ तो जाएगी जाएगी, बढ़िया ना, पहुँच तो रही है, पहुँच रही है। हाँ तो आज आपको सब लोग तलाश रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं। आईआईटी जैसी पढ़ाई करने के बाद आप संत बने हैं, यह सबको उत्सुकता है जानने के लिए कि कैसे आप बने। ऐसा कुछ नहीं है ना, संत वंत नहीं है। तो अभी आप कहाँ गए थे महाराज?
कहाँ गए थे मतलब? स्नान करने गए थे ऐसे घूमने? नहीं तो मैं वहाँ पे अखाड़े में इंटरव्यू दे रहा था ना, वहाँ से आया था अभी, थोड़ा घूमने निकले मतलब। जी घूमने निकले, ये देखने आए हैं कि कुंभ का नजारा क्या है? हाँ वो देखने को मिलेगा ही नहीं, इसकी वजह से देखो ना, हो गया ना परेशान। सुने हैं कि आपके माता पिता आपसे मिलने आए थे? मैं क्या सुनूंगा, आपको पता होगा फिर। अच्छा, आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं। आप मिलना चाहते हैं? क्या कभी आप भावुक होते हैं क्या अपने परिवार को, अपने माँ के बारे में सुन के? वो किसके बारे में सुन के? किसके बारे में? कभी अपने माँ के बारे में सुन के आप भावुक होते हैं? कौन सी माँ? गंगा माँ है कि नहीं है? गंगा माँ है, जन्म देने वाली माँ। गंगा माँ जन्म नहीं देती है? गंगा माँ भी जन्म देती है। गंगा माँ तो लाखों को, करोड़ों को पालती है। क्या कहेंगे महाराज जी यहाँ की व्यवस्था को लेके, कुंभ को लेके? व्यवस्था तो अभी देखने को मिलेगा, तभी तो मैं तो 3 दिन से कमरे के अंदर बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा हूँ। लगातार आप लोगों से परेशान हुए हैं, मतलब कुछ तो इंतजाम करो ना कि लोग परेशान ना करें। सवाल जिस स्थिति में कुटिल कर लो, मेरे पास कुटिल जवाब भी है, उसकी दिक्कत नहीं है। मैसेज दीजिए महाराज जी श्रद्धालुओं को, भाइयों को। मैसेज क्या देना, मतलब कुंभ में आओ ना सब लोग, और भीड़ कर दो, और भीड़ कर दो। महाराज जी तो केवल बाबा और बाबा का अंदाज ही चर्चा में नहीं है, कई और तस्वीरें, कई और झलकियां हैं जहां कलाकृतियां वहां मिलती हैं। और जरा देखिए कि महाकुंभ में एक अनोखा रुद्राक्ष पहुंचता है और इस रुद्राक्ष को देखकर हर कोई अचंभित है। इतना बड़ा रुद्राक्ष, ये अद्भुत है और ये संयोग है कि जो लोग वहां जा रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। और हम आपको एक चीज और जानकारी देते हैं कि तकरीबन 7.5 करोड़ रुद्राक्ष का इस्तेमाल हुआ है इसे बनाने में और गजब की आकृति है। लेकिन प्रयागराज गए हुए हैं तो यादें होंगी, उन यादों को संजोना होगा, इसके लिए सेल्फी लेना जरूरी है। तो जरा देखिए, सेल्फी पॉइंट भी यहां पर बनाए गए हैं और वहां लोग जा रहे हैं। मोदी योगी भी मौजूद हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है और लोग उनके बीच में जाकर सेल्फी ले रहे हैं, यानी कि महाकुंभ की यादों को हमेशा के लिए समेट लेना चाहते हैं। और इसके बाद एक और सेल्फी पॉइंट है, यह है 4000 वर्ग फीट का मटका और यह मटका देखिए घूम रहा है और वहां पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। एक दिव्य तस्वीर यहां भी सामने आती है। तो उसके बाद जो लोगों के बीच में जो कौतूहल है वो अपनी जगह पर है, सेल्फी ले रहे हैं, यादों को संजो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और उन्हें समेटकर यहां पर लाना, इस जगह पर लाना हमारे लिए भी एक चुनौती होती है, लेकिन आपके लिए सब कुछ। तो हम अब बताने जा रहे हैं कि मोदी योगी के साथ जो सेल्फी का जो पॉइंट बनाया गया है, मेला क्षेत्र में है, एक एंट्री पॉइंट नंदी द्वार है और नंदी द्वार के पास मोदी योगी के कटआउट्स लगे हुए हैं, वहां आप सेल्फी ले सकते हैं। सबसे खास सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसके बाद मोदी योगी के साथ सेल्फी लेने का एक क्रेज दिखता है वहां पर। दूर से जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं वहां सेल्फी लेने पहुंचते हैं, दोनों के बीच में खड़े होते हैं और इसे यादगार निशानी मानते हैं कि हमने प्रयागराज में महाकुंभ जब हमने स्नान किया उसके बाद हमने यहां सेल्फी ली। अच्छे इंतजाम साफ तौर पर दिखते हैं। मटका वाला जो चौराहा है वो मटका वाला चौराहा भी यहां पर दिखता है और महाकुंभ के सेक्टर 7 में खास मटका चौक बना है, यहां भी लोग सेल्फी ले रहे हैं। 4000 वर्ग फीट का विशाल मटका रखा गया है और मटके के ऊपर नल से पानी गिरता दिखाया गया है और यह जल संरक्षण और स्वच्छ जल का संदेश दे रहा है। सेल्फी लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मटका चौराहा कुंभ में बिछड़े लोगों को मिला रहा, भाई कहां हो, मटका चौराहे पर वो लोग चले आ रहे हैं। तो दिल्ली का एक शख्स अजय अपने परिवार से बिछड़ गया और बाद में फोन पर उसने बताया कि मैं मटके वाले चौराहे पर हूं। अब परिवार वाले लोग जो हैं पुलिस की मदद से जल्दी ही उसके पास पहुंच गए और किस तरीके से। और प्रयागराज स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ जिस तरीके से बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट, ट्रेन से उतरते ही भक्त यहां पर सेल्फी खिंचाने के लिए पहुंचते हैं और खास अंदाज में यहां दिव्य और भव्य कुंभ लिखा हुआ है। प्रयागराज पहुंचते ही यहां लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, परिवार दोस्तों को भेजकर बताते हैं कि महाकुंभ में पहुंच गए, स्नान हो चुका है, अब सेल्फी ले रहे हैं। तो उसके बाद जो लोग हैं उनकी जुबान से सुनना बहुत अच्छा लगेगा जब वो बताएंगे कि यहां क्या खास है और उनकी यादों में उन्होंने क्या संजोया है। योगी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, श्रद्धालु काफी प्रभावित हो रहे हैं इन सेल्फी पॉइंट से और यहाँ पर बगल में जो मुख्य स्नान है उसकी तिथियां भी लिखी गई हैं। खास बात यह है कि आप देखिए यहाँ पर कि श्रद्धालुओं ने खुद योगी को रुद्राक्ष का माला भी भेंट कर दिया है, माला भी पहना दिए हैं
और ये गेंदे के फूल का भी माला पहना दिए हैं। क्या कहेंगे, कैसी लग रही है सेल्फी पॉइंट? बढ़िया लग रही है। मेला कैसा लग रहा है? बहुत भव्य मेला है। आपने फोटो खिंचवाया क्या? हाँ खिंचवाया था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। भव्य मेला है। अभी हम गंगा सागर से आए हैं। अच्छा लग रहा है। भव्य इसलिए क्योंकि योगी जी की कृपा से इतना बढ़िया भव्य अरेंजमेंट हुआ है आज की डेट में। किसी को कोई अव्यवस्था नहीं, सब कुछ सुगम सुव्यवस्थित। मतलब कि आप ये देख सकते हैं फोर्सेस चारों तरफ लगी है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कहेंगे, आपने फोटो खिंचवाई क्या? हाँ खिंचवाई है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया है बहुत, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो इस तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पर गंगा स्नान के लिए, कुंभ घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने इस सेल्फी पॉइंट पे अपनी फोटो भी खिंचाई है। तो केवल प्रयागराज में जमीन से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से भी आप दर्शन कर पाएंगे। जरा देखिएगा, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। आसमान से करिए महाकुंभ के दर्शन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो महाकुंभ के दर्शन करने के लिए आपको हमेशा ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी। और हम आपको बताएं कि यहां पर कम खर्चे में तकरीबन 1200 से 1300 रुपए में आपको आसमान से महाकुंभ के दर्शन होंगे और महाकुंभ की अद्भुत छटा आपको देखने को मिलेगी। तो कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो महाकुंभ में स्नान के अलावा भी कई खास इंतजाम हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर भी एक इंतजाम की श्रेणी में आता है। तो हेलीकॉप्टर से कैसे आप जाएंगे, क्या खास इंतजाम किए गए हैं, स्नान के अलावा भी और क्या खास इंतजाम है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। महाकुंभ की हेलीकॉप्टर राइड यादगार होने वाली है। लोग आसमान से महाकुंभ का नजारा देख पाएंगे और ये राइड 7 से 8 मिनट की होगी, यानी 7 से 8 मिनट तक आप आसमान में होंगे। संगम क्षेत्र से लेकर पूरे अखाड़े का दर्शन होगा। और पहले हेलीकॉप्टर से 30,000 रुपए में होती थी, लेकिन अब 1296 रुपए में हेलीकॉप्टर की टिकट आप बुक कराइए और सैर सपाटे कीजिए। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन पवन हंस कर रहा है। इसकी ज्यादातर जो बुकिंग है वो ऑनलाइन ही हो रही है। हेलीकॉप्टर के बढ़ते क्रेज से साइबर ठग भी सक्रिय हो गए। वो जल्दी बुकिंग कराने का झांसा देकर पैसे ले लेते हैं और फिर अपना मोबाइल बंद कर गायब हो जाते हैं। कई साधु संतों के साथ भी ऐसी ठगी हो चुकी है, इसलिए हेलीकॉप्टर बुकिंग करते समय ध्यान दीजिएगा। आधिकारिक वेबसाइट या फिर किसी स्थल से टिकट बुक कराएं। टिकट बुक करते समय मौसम का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि कोहरे या फिर खराब मौसम में हवाई यात्रा बंद कर दी जाती है। यानी कि और हम आपको बताएं कि जो हमारी सहयोगी हैं मीनाक्षी, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी हम तक कि कैसे वहां पर यात्रा करने के लिए लोग बेताब हैं और अपार भीड़ हेलीकॉप्टर यात्रा करना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। 4000 स्क्वायर फीट में संगम फैला हुआ है। अब लोग क्योंकि तुरंत से हर जगह जाकर के घूम नहीं सकते हैं और यही वजह है कि ये यात्रा शुरू की गई है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे अरेल कहा जाता है, जो कि वीवीआईपी जोन है। जितने भी वीवीआईपी घाट बने हुए हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सभी इस क्षेत्र में आने वाले हैं। दूसरी तरफ आपको अखाड़े भी दिखा देते हैं, जहाँ पर 13 अखाड़े हैं, शिविर लगे हुए हैं और यहाँ पर आकर के लोग जो संत महात्मा उनके दर्शन करते हैं। ये तस्वीर भी जरूर से दिखाएगा, ये संगम है। तो महाकुंभ की तस्वीर हम आपको एरियल व्यू जो है वो दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से कि देखिए यहाँ पर ही वो संगम है। एक तरफ से आती हुई गंगा और यमुना, दूसरी तरफ काली यमुना। जो रंग है वो अलग समझ में आता है, दोनों का मिलन होता है और मिल करके संगम बनता है और यहीं जाकर के संगम स्नान किया जाता है। चलिए आगे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और अगली बड़ी खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम फरार कहां हो गया, कैसे हो गया, किन किन बॉर्डर्स को पार कर वो आगे निकल गया। गुड्डू मुस्लिम दुबई फरार हो गया। अतीक का खासम खास गुड्डू मुस्लिम, जिसके बारे में कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ये बम बांध देता था, इनका खास था और खासम खास गुड्डू मुस्लिम अब दुबई फरार हो गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और उसके बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुड्डू मुस्लिम की, जब वो बम फेंक रहा था और उस वक्त की तस्वीर है। बाइक पर सवार था और बाइक पर यह सवार था। उसके बाद की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम जो है वो लगातार बम फेंक कर आतंक फैलाता था, दहशत का दूसरा नाम था। लेकिन उस पर लगाम लगाने की सारी कोशिशें रही रह गई, क्योंकि अब पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर जा चुका है। तो जो गुड्डू मुस्लिम है दुबई फरार हो गया। तो राजस्थान, अब आपको बताते हैं कैसे वो भागा, कैसे वो फ्लाइट उसने पकड़ी। राजस्थान से वो कोलकाता आता है और उसके बाद वो दुबई भाग जाता है, जो पुलिस की पहुंच से दूर है। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, पता लगा रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके।
तो हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि जो गुड्डू मुस्लिम है उसकी पूरी प्रोफाइलिंग कर ली गई है और प्रोफाइल के जरिए पुलिस उसका पता लगाने की कोशिश में है। तो जो देश है भारत छोड़कर वो बमबाज भाग निकला है। गुड्डू मुस्लिम डॉन अतीक का सबसे खास गुर्गा था। उसे बम बनाने और फेंकने में एक्सपर्ट माना जाता है, इसलिए उसे बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी कहते थे। 2023 में अतीक ने उमेश पाल की हत्या करवाई थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और हत्याकांड में गुड्डू पटाखों की तरफ बम फेंक रहा था, झोले में लेते रहा था, जबकि हत्याकांड में अतीक का बेटा असद गोली चलाता दिख रहा है। प्रयागराज में खौफ बढ़ाने के लिए खुलेआम हत्या की गई थी और हत्याकांड के कुछ ही दिन बाद असद का एनकाउंटर हो गया। अतीक अशरफ की पेशी के दौरान शूटआउट में मारे गए थे। माफिया अतीक और भाई अशरफ भी एक शूटआउट में मार गिराए गए। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी भी शामिल थी और हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार देश भर में तलाश उसे कर रही थी और अब जाकर खबर मिली है कि गुड्डू मुस्लिम दुबई भाग गया। जांच में पता चला कि उसने वसीमुद्दीन नाम से पासपोर्ट बनवाया था और फिर इसी फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर वो फरार हो गया। उसने 6 दिसंबर को एतिहाद एयरलाइंस से दुबई की यात्रा की थी और यूपी पुलिस के साथ यह सूचना केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने साझा की है। फिलहाल अतीक की पत्नी शाइस्ता को पुलिस तलाश रही है। तो गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं उनमें हम आपको बताया कि जो तस्वीरें हैं गुड्डू मुस्लिम को अब पकड़ना मुश्किल सा हो गया है। लेकिन अगली खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और अगली खबर क्या होने वाली है। देश की सत्ता और खासकर दिल्ली का चुनाव मुख्य तौर पर आमने सामने की लड़ाई बन चुका है। तो दिल्ली में सियासी पत्थरबाजी हो रही है, इस खबर पर हम आपको ले चलते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस सियासी तूफान के बीच में दिल्ली में पीएम ने स्वामित्व कार्ड बांटे हैं, यानी कि दिल खोलकर प्रधानमंत्री उन योजनाओं का लाभ उन लाभुकों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसके बाद अमित शाह की तस्वीरें। दिल्ली का चुनाव है लेकिन सरगर्मी के बीच में कहां पहुंचते हैं, ये संजय झा के आवास पहुंचते हैं। दही चूड़ा का आयोजन था, वहां अमित शाह बैठे हुए हैं। एक सीट पर जेडीयू लड़ रही है लेकिन जेडीयू ने 20 अपने स्टार प्रचारक उतार दिए हैं। ऐसे में दिल्ली को साधने के लिए अमित शाह कहां बैठे हैं? संजय झा के आवास पर दही चूड़ा खा रहे हैं। तो इसके बाद की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद की जो तस्वीर है वो काफी खास है, क्योंकि लालू प्रसाद के घर दही चूड़े का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस बार दही चूड़ा नहीं बल्कि दही और को छोड़कर चना और चूड़े का आनंद लिया जा रहा है। लेकिन बैठे हैं कौन? यहां पर बिहार को साधने के लिए राहुल गांधी बैठे हैं। तो एक तरफ दिल्ली में तैयारी चल रही है दिल्ली को जीतने के लिए, लेकिन बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर भी यहां कान खड़े हैं। और यह तस्वीर खास है जहां पर हम आपको लेकर आना चाहते थे। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से केजरीवाल लगातार दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पत्थर से हमला किया गया और उनकी गाड़ी पर ये पत्थर पड़े हैं, उन्हें फेंका गया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या होता है? आम आदमी पार्टी ने एक पोस्ट जारी किया सोशल मीडिया पर, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट है, हार के डर से बौखलाई बीजेपी अपने गुंडों से करवा रही है अरविंद केजरीवाल पर हमला। यानी अरविंद केजरीवाल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है, उनके इस विजय रथ को रोकना चाहती है, इसलिए उन्होंने पत्थरबाजी करवा दी। तो आप पार्टी ने यहां पर उसे एक सोशल मीडिया पेज पर उसे डाला है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर। दिल्ली ग्रेटर कैलाश में यह घटना हुई थी। यहां पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर केजरीवाल के ऊपर, ये देखिए वो तस्वीर आप देखिए कि ग्रेटर कैलाश में जो घटना हुई थी उससे जुड़ी हुई यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उस वक्त भी जो अरविंद केजरीवाल है वो निशाने पर थे। उनके ऊपर पत्थर से हमला किया। ये गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं दिल्ली का। तीनों के ऊपर में अरविंद केजरीवाल के इशारे के बाद में गाड़ी चढ़ाई जाती है और अरविंद केजरीवाल वहां से भाग जाता है। एकदम से दबा के गाड़ी में भेज दिया। आपको कहाँ मेरे लेफ्ट है, ये पैर मुड़ गया और ये लेफ्ट साइड दर्द, पैर सीधा नहीं हो रहा, पेन हो रहा बहुत ज्यादा। वैसे तो केजरीवाल रोज सुर्खियों में रहते हैं, कभी पानी फेंकने को लेकर, कभी थप्पड़ कांड को लेकर, लेकिन आज केजरीवाल पत्थरबाजी को लेकर चर्चा में है। केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन पर पत्थर फेंके गए हैं। अगर उनके शरीर में खरोच भी आया तो इसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार होगी।
केजरीवाल पर पत्थरबाजी की एक घटना नई दिल्ली में हुई है, जहां पिछले दिनों उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी। महिलाओं ने केजरीवाल से तीखे सवाल पूछे थे, जिसके बाद केजरीवाल वहां से निकल गए थे। केजरीवाल यहां से चौथी बार मैदान में हैं। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा है। आपके आरोप पर प्रवेश वर्मा ने मोर्चा संभाला है। पुलिस स्टेशन में जाके अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हम यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। तो सवाल ये कि क्या केजरीवाल चुनाव का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? क्या केजरीवाल एक के बाद दूसरा मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं? क्योंकि आज सबसे पहले उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने उनके और सिसोदिया की संपत्ति पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद पत्थरबाजी का मामला सामने आ गया। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर होने के बावजूद अपने 3 मित्रों को या 3 प्राइवेट इंडिविजुअल्स से इतनी बड़ी रकम का लोन लेने की इच्छा प्रकट कर उसको इम्प्लीमेंट करा। इस पे आपकी जनता से जवाबदेही बनती है। पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। अलग अलग आरोप लग रहे हैं। पत्थरबाजी हुई या हत्या की कोशिश हुई, इस सवाल के भंवर में पूरी पॉलिटिक्स ही फंसी हुई है। सवाल इस बात को लेकर है कि दिल्ली में जो जबरदस्त सियासत हो रही है, इसके पीछे का सच क्या है। आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद क्या होता है कि नई दिल्ली में प्रचार के दौरान गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और पार्टी ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट भी जारी कर दिया। आपने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते समय केजरीवाल पर ईंट पत्थरों से हमला किया, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि केजरीवाल प्रचार न कर पाए, और इस कायराना हमले से वे डरने वाले नहीं है। आपने ये कहा, दिल्ली की जनता इसका करारा जवाब देगी। तो आपके इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने पलटवार कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हार सामना देखकर बौखला गए हैं। नई दिल्ली के 3 युवा उनसे सवाल पूछना चाहते थे। पहले ड्राइवर ने युवकों को देखकर गाड़ी को रोका, लेकिन केजरीवाल ने ड्राइवर को गाड़ी चढ़ाने को कहा। प्रवेश वर्मा ऐसा कह रहे हैं, केजरीवाल ने जवाब देने के बजाय उन पर गाड़ी ही चढ़ा दी। तो ये बातें उन्होंने कही और तीनों घायलों को लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केजरीवाल लोगों की जान की कीमत भूल गए हैं, प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं। प्रवेश वर्मा कहते हैं कि उनके खिलाफ हत्या की साजिश का केस होना चाहिए। युवाओं ने कहा है कि वे एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो दिल्ली की जो सियासत है वो अपनी तरफ काम कर रही है, और दिल्ली की सियासत यह बता रही है कि किस ओर वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन आम जनता की राय जो है वो अपनी जगह है। आम जनता को अपने मुद्दे, अपनी बुनियादी जरूरतें ज्यादा अहम खास नजर आती हैं। चलिए देखते हैं कि प्रवेश वर्मा ने क्या कहा और आप और बीजेपी में कैसा जुबानी जंग चल रहा है। हमला करके चुनाव जीतना चाहते हो? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता न तुम्हारे आगे कभी झुके हैं न झुकेंगे। ऐसे कायराना हरकतें क्यों करते हो? इससे क्या हासिल हो जाएगा? तो इसलिए ये कायरों की पार्टी है बीजेपी, इनके सामने हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं है। कार्यक्रम में अपनी नौकरी के बारे में आपने 5 साल पहले वायदा किया था, नौकरी नहीं दी। जब उन्होंने प्रश्न किया, तीनों के ऊपर में अरविंद केजरीवाल के इशारे के बाद में गाड़ी चढ़ाई जाती है और अरविंद केजरीवाल वहां से भाग जाता है। आज वो अरविंद केजरीवाल तीनों यहाँ के युवाओं को गुंडा बता रहा है। जिन लोगों ने उसको 3 बार वोट किया, आज वो उसको गुंडा बता रहे हैं। पुलिस के पास सारे वीडियो हैं, इलेक्शन कमीशन ने सारी रिकॉर्डिंग करी है, सारी सच्चाई अभी आपके सामने आ जाएगी। जो भी जांच होगी, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। ना अरविंद केजरीवाल के ऊपर में कोई भी विश्वास करना चाहिए। वहाँ की जनता ने सब कुछ देखा है और वो इसका जवाब देगी। देखिए, इसके बाद भी राजनीति अपनी दिशा में पोस्टर वार चल रहे हैं, और आपकी तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें आप देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि हम तो इतना देंगे कि आप थक जाएंगे, लेकिन वो जब अगर आ गए तो नहीं उनसे कुछ मिलेगा, वो सब कुछ बंद कर देंगे। यानी सुविधाओं की बात उन्होंने कही, और सुविधाओं की बात पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो है अगर आपको सोचना है, अगर इधर आइएगा तो क्या होगा, अगर उधर जाइएगा तो फिर क्या होगा, ये बातें कही गई है। तो दिल्ली में शपथ पत्र पर भी राजनीति शुरू हो गई है कि केजरीवाल की संपत्ति क्या 40 गुना हो गई, यह सवाल है। दिल्ली में शपथ पत्र पर राजनीति शुरू हुई है और सवाल पूछे जाने लगे हैं, और चुनावी शपथ के बाद बीजेपी ने आप पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल सिसोदिया दोनों को निशाने पर लिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने नामांकन के समय शपथ पत्र दिया जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 40 गुना बढ़ा हुआ बताया।
कोरोना संकट के समय उनकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई? बीजेपी उनसे बार बार सवाल पूछ रही है और वो चुप है। उन्होंने आगे कहा कि सवाल सिसोदिया पर भी है। सिसोदिया का बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए कर्ज लिए हैं, लेकिन ये कर्ज किसी बैंक से नहीं लिए, उन्होंने अपने 3 दोस्तों से लिए हैं। तो तीनों ने उन्हें 1.5 करोड़ से ज्यादा कर्ज दे दिया। शराब घोटाले के समय 1.5 करोड़ कर्ज लिए। सिसोदिया को कर्ज देने वालों की भी जांच हो, किसने कर्ज दिया भाई? और सिसोदिया संवैधानिक पद पर थे, कर्ज कैसे मिला ये भी बताएं। आखिर शराब मंत्री को घोटाले के समय कौन कर्ज दे रहा था, ये भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो उसके बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर है वो जारी है। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं ये देखिए। मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने। 1.5 करोड़ का लोन है शिक्षा कर्ज, तो वो 1.5 करोड़ का कर्ज दिया किसने है? बैंक ने नहीं दिया है, किसी संस्था ने नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत मित्रों ने दिया है। कौन है वो व्यक्तिगत मित्र? अरविंद केजरीवाल जी की आमदनी कैसे बढ़ सकती है और कैसे घट सकती है? जो विधायक की आमदनी है वो सबके सामने है और वो आमदनी उन्होंने लिख दी है। जो उनकी IRS की आमदनी थी वो सबको पता थी, वो उन्होंने लिखी हुई थी। अब इसके अंदर वो सवाल उठा रहे हैं कि साहब उन्होंने गलत लिखी है। ये सिर्फ बचपनी वाली बातें हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। डेप्यूटी CM रह चुके हैं दिल्ली के, आपकी जवाबदेही जनता को बनती है। ऐसे में मैं मनीष सिसोदिया जी से, उन्होंने जो चुनाव में जो एफिडेविट फाइल करा है उसमें जो लोन की एंट्रीज दिख रही हैं, इसमें मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो ये तीनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं जिनसे आपने 1.5 करोड़ रुपया लिया है? पहले MLA की सैलरी थोड़ी कम थी और 1 साल पहले सैलरी बढ़ी थी, तो सारे MLAs हैं तो उनकी सैलरी लगी होगी, आपको थोड़ी बढ़ गई है। 1 या 2 साल हुए हैं तो सैलरी बढ़ी है, उसी का फर्क है। पहले सैलरी शायद 20-25 हज़ार थी, अब 80 हज़ार के करीब है, तो वो डिफरेंस लग रहा होगा ना, 1 साल के अंदर 3-4 लाख का फर्क होगा। अगर किसी ने सही मेहनत करके इनकम बढ़ाई है वो ठीक है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती हैं, क्या बढ़ाया क्या नहीं बढ़ाया। अगर किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया नहीं लिया, महत्वपूर्ण सवाल ये पड़ता है कि अगर सिसोदिया जी ने कहा कि उन्होंने बेहतरीन कॉलेज और अस्पताल दिए थे तो उनके बच्चे यहाँ उनके स्कूलों में क्यों नहीं पढ़े? तो बात यहां तक पहुंच गई है कि दिल्ली चुनाव में कौन कितना बड़ा कुबेर। तो कुल संपत्ति अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 4 करोड़ 23 लाख रुपए है और इनके पास 1 करोड़ 73 लाख की संपत्ति है, 50,000 नकद और करीब 3 लाख बैंक अकाउंट में। कोई कार नहीं है, गाजियाबाद में एक फ्लैट है। केजरीवाल पर अलग अलग कोर्ट में 5 मामले दर्ज हैं। पत्नी के पास 2 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है, उनके नाम एक बेलेनो कार है और एक घर है। 26 लाख रुपए के आभूषण भी उनके पास हैं। संदीप दीक्षित के पास अगर आए तो उनके पास 11 करोड़ की संपत्ति, 5,000 रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए बैंक में है। उनकी पत्नी के पास तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। संदीप दीक्षित पर करीब 76 लाख रुपए की देनदारियां हैं। प्रवेश वर्मा की बात करें तो प्रवेश वर्मा के पास 91 करोड़ की संपत्ति है, जिनमें घर है, गोदाम, खेती की जमीनें हैं और उनके नाम पर तकरीबन 8 करोड़ 25 लाख के आभूषण भी हैं। उनके पास कई कंपनियों के स्टॉक भी हैं, उन पर 62 करोड़ रुपए की देनदारी है। उनके पास 3 कारें भी हैं। अब देखिए अवध ओझा के पास 6 करोड़ 31 लाख की संपत्ति है, 4 करोड़ 86 लाख कैश और बैंक अकाउंट में है। ओझा के पास 1 करोड़ 45 लाख की अचल संपत्ति है, उनके पास 9 लाख 67,000 रुपए मूल्य के भी उनकी पास संपत्तियां हैं। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 2 फ्लैट हैं। उनकी पत्नी के पास 60 लाख रुपए हैं। बच्चों के पास करीब 5 लाख रुपए और पत्नी के पास 20 लाख का सोना है। मनीष सिसोदिया ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति उन्होंने दिखाई है, खुद के नाम पर 57 लाख रुपए बताए हैं। 34 लाख कैश है, 33 लाख अचल संपत्ति है। 2 फ्लैट हैं इनके पास और एक गाजियाबाद में है, दूसरा मयूर विहार में है। पत्नी सीमा के पास 83 लाख रुपए हैं। सिसोदिया के बेटे के नाम पर 2.5 लाख रुपए हैं और उनका बेटा मीर सिसोदिया कनाडा में है। तो अब आतिशी मारलेना की बात करें, 77 लाख की संपत्ति इनके पास है। कोई गाड़ी नहीं है इनके पास, आतिशी के पास। उनके पास बंगला भी नहीं है। कुल संपत्ति 3 करोड़ 41 लाख। अलका लांबा की हम आपको बता रहे हैं, दक्षिण दिल्ली में एक फ्लैट है इनके पास, गुरुग्राम में एक फ्लैट है। कोई गाड़ी नहीं है जो उन्होंने बताया है। तो ये जो दिल्ली चुनाव में कौन कितना कुबेर है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे, लेकिन जो राजनीतिक रिएक्शन है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी कुछ कहती हैं। देखिए, अच्छी बात है कि केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स बाकी पार्टियों को अब स्वीकार हो रही है कि हाँ यार,
पहले हम जिस आदमी का मजाक उड़ाते थे, पॉलिटिक्स तो वो जनता के हित की करनी पड़ेगी। पहले यही लोग केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, तो अब ये कह रहे हैं हम भी बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो ने अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल नंगा कर दिया है कि हम बीजेपी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, उसका विरोध किया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क की, तो उसका विरोध किया। तो जब ये हर चीज का विरोध करते रहे तो अब ये कुछ भी घोषणा करेंगे, दिल्ली की जनता उसको झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं मानेगी। अब पछतावे का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जनता ने तय कर लिया कि दिल्ली को आपदा से मुक्ति है, तो आपदा के प्रमुख चिट्ठियां लिख रहे हैं। 10 साल क्या कर रहे थे? जब नूरा कुश्ती चल रही थी तब क्या कर रहे थे? अब याद आए नौजवान, अब याद आए छात्र। अब ये जाती हुई पार्टी है, जाती हुई सरकार है, बोलने दीजिए जो बोलना है। 500 का सिलेंडर का पापड़ भी दिया तो पहले कहते थे रेवड़ी है ये। चलिए आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, ले चलते हैं आपको। उम्र कैद या फांसी, चेहरे को आप जान रहे हैं। ये कोलकाता कांड का आरोपी नहीं बल्कि दोषी करार दिया गया है और नाम है संजय रॉय। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं तस्वीरों के जरिए कि जब इसकी पेशी हो रही थी पुलिस के पास की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि फांसी पर परसों फैसला आना है। संजय रॉय कोर्ट में जब पेश किया गया था तब की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह पेशी के बाद संजय रॉय मुख्य आरोपी, जिसे तस्वीरों में देख रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश की, पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और सारी सच्चाई और ये डॉक्टरों का जो प्रदर्शन है, अंदर कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था, दोषी करार दिया जा रहा था और बाहर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मोर्चेबंदी कर रखी थी। और ये सवाल इस बात को लेकर के है कि जो दोषी हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में जो फैसला है वो आना अभी बाकी है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में फैसला क्या आया है ये हम आपको बता रहे हैं। सियालदह की जो निचली कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और रेप मर्डर का दोषी पाया है कि इस पूरे मामले में दोषी कौन है। संजय रॉय को दोषी माना। संजय को सोमवार यानी 20 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर संजय को दोषी पाया है। घटनास्थल और पीड़ित की बॉडी पर संजय का डीएनए मिला था और घटनास्थल पर टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था जो संजय का था। संजय के शरीर पर 5 चोट के निशान मिले जो 48 घंटे के दौरान के थे और कोर्ट ने साफ संकेत दिए कि उसे फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा हो। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है और पूरा जो मामला हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हत्या हुई थी, रेप की घटना हुई थी, ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और रेप मर्डर की यह वारदात 8-9 अगस्त को हुई थी। ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया और इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए, कई मार्च निकाले गए। तो यह पूरा मामला है। इसके अलावा राज्य में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। डॉक्टर और परिवार ने सीबीआई से मामले की जांच की मांग की थी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और यह हम आपको बताते हैं, कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान में किस तरीके से, और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर पूरी तरीके से कोलाहल बना हुआ। लोगों के अंदर एक अलग सा संशय है, डर है, पहले हत्या फिर किया सुसाइड, ये सारी चीजें खुलकर अब सामने आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए इसे हम दिखा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया गया और अटैक के बाद की जो तस्वीर है कि लोग वहां पर चुप हैं। ईरान के सुप्रीम कोर्ट में गोलीबारी करके 2 जजों की हत्या कर दी गई। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को